अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरी ऑनलाइन फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। तो आज ये मेरा पहला व्लॉग है जिसके अंदर मैं अपनी कैंसर जर्नी के बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह शुरू हुआ, कैसे मैंने इसके अंदर क्या क्या कुछ फेस किया, कैसे स्ट्रगल की, कैसे इस कैंसर को फाइट किया और सब कुछ ईच एंड एवरी डिटेल आपको इस ब्लॉग के अंदर पता लगेगी। तो वेलकम टू अ ब्रांड। से निकल चुके हैं और ज़रा मुझे 3-4 काम आ गए थे बहुत ही ज़रूरी, और वो मैं काम कर लूँ फिर इंशाल्लाह आपको अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं। तो बहुत से लोगों का सवाल था मेरे इंस्टाग्राम पे कि आपको कैंसर किस तरह हुआ, कैसे हुआ, अब आपकी सेहत कैसी है, अब रिकवर हुआ या नहीं हुआ। तो चले मैं आपको अपनी कैंसर जर्नी के बारे में आज सब कुछ बताता हूँ। तो असल में मैं 2023 दिसंबर में गया हुआ था दुबई, और मैं दुबई से वापस आया था 21 दिसंबर को। तो असल में बेसिकली सीन इस तरह का हुआ था कि मेरे बाजू पे यहाँ पे एक छोटा सा लंप था जिसे गिल्टी भी कहते हैं, बिल्कुल छोटी सी थी 2012 में। वो बहुत ही छोटी सी थी, तो मुझे लगा जैसे फैट की होती है नॉर्मली जो होती है वही होगी, तो मैंने कभी उसकी परवाह ही नहीं की। हालांकि मुझे डॉक्टर्स ने बहुत दफ़ा कहा कि आप इसको ऑपरेट करा के निकलवा दें, तो लेकिन मुझे कभी ज़रूरत फील नहीं हुई क्योंकि ना तो उसके अंदर पेन होती थी और बिल्कुल ही ठीक ठाक था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2012 के बाद वो इतनी बड़ी एक बॉल बन गई पूरी यहाँ, जैसे गोल्फ बॉल होती है वैसे ये यहाँ पे इतनी बड़ी बन गई थी। तो मैंने कहा ये बाजू के अंदर लग तो बुरी रही है, अब इसको ऑपरेट करवा लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। तो मैं 21 दिसंबर को दुबई से वापस आया और 23 को मेरी सर्जरी थी, इसका ऑपरेट होना था। तो 23 को मैं जब हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो यहाँ पे मेरे 9 स्टिचेस लगे और वो चीज़ निकल गई। मैंने कहा चलो जान छूटी, मसला ख़त्म हो गया, मसला हल हो गया। फैट मेरे जहन में यही था, बल्कि सबके जहन में यही था मेरी फैमिली के, कि ये एक फ़ैट की गिल्टी थी जो कि निकल चुकी है। उसके बाद 30th जनवरी को रिपोर्ट आई थी। 5 जनवरी को रिपोर्ट आई थी जिसके तो हमने अंदर उसको टेस्ट होने के लिए भेजा था कि बेसिकली है क्या, अगर ये फैट भी है तो कौन से फैट्स है और क्या है ये, तो हमने टेस्ट होने के लिए इसको भेज दिया। तो उसकी बायोप्सी के लिए जब हमने उसको भेजा तो उसकी 5 जनवरी को रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर था कि कैंसर सेल्स इसके अंदर पॉजिटिव हैं और ये एंजियोसार्कोमा कैंसर है। एंजियोसार्कोमा बेसिकली आप अगर गूगल पे भी सर्च करें तो वो बहुत ही रेयर टाइप का कैंसर है, 1 in a million होता है वो। हाँ, वो बहुत कम लोगों को होता है। तो पता लगा कि ये तो जी एंजियोसार्कोमा कैंसर है और बहुत एग्रेसिव कैंसर है, ये एग्रेसिव होता है बहुत ज़्यादा। तो हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, मैं तो 3-4 दिन सो नहीं पाया था। मुझे तो लगता था मेरे पास ये 6 महीने साल ही हैं ज़िंदा रहने के लिए, उसके बाद भी मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। मेरे जहन में यही चलता था और बहुत मुश्किल से मैं सोता था, नींद की गोलियां खानी, ये सब कुछ करना। तो उसके बाद हमने वही जो रिपोर्ट थी, हमने कहा शायद हो सकता है कि लेबॉर्ट्री वालों से गलती हो गई हो, तो हमने वो रिपोर्ट दोबारा री एग्ज़ामिन करने के लिए भेज दी। तो वो जब हमने री एग्ज़ामिन करने के लिए भेजी तो 30 जनवरी को आई। 30 जनवरी को दोबारा आई। पहले तो हम बहुत परेशान थे कि रिपोर्ट आ क्यों नहीं रही। 24 से हमने दोबारा उसको रीचेक करवाया और वो तकरीबन उन्होंने 25 डेज लिए उसको रीचेक करते हुए। तो जब शौकत खानम की भी रिपोर्ट आ गई और उसके बाद चुगताई की भी रिपोर्ट आ गई तो हमें कंफर्म हो गया कि ये एंजियोसार्कोमा कैंसर ही है। और मीनवाइल हमने सिटी स्कैन भी करवाया था देखने के लिए कि ज़्यादा फैल तो नहीं, यहाँ कितना स्प्रेड हुआ है बॉडी में, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सिटी स्कैन की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल क्लियर थी। तो हमें ये कंफर्म हो गया था कि इसकी बॉडी में नहीं है, जो चीज़ भी है वो इसी जगह पे। पर हम फिर भी कंफ्यूज थे इस चीज़ पे कि ये 2012 से थी ना। 2012 अगर ये 2012 से है तो एंजियोसार्कोमा जो है विदिन 6 मंथ से लेके 1 ईयर में पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो ये 12-13 साल कैसे एक ही जगह पे है। और हम जिससे बात करते थे वो कहते थे ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि अगर ये एंजियोसार्कोमा है तो ये एक ही जगह पे, यहाँ से मूव कैसे नहीं हुआ। फिर हमें किसी ने ये बीच में कहा था ना स्लो ग्रोथ है, इस वजह से नहीं हुआ। ये था एंजियोसार्कोमा ही, लेकिन स्लो ग्रोथ थी। कुछ केसेस में ये बहुत जल्दी अरे मतलब ये बहुत रेयर था और मुझे लगता है सारी हमारी माँ की दुआएं थी कि ये स्प्रेड नहीं हुआ। और ये माँ की दुआएं भी थी और बहुत से लोगों की, इंस्टा पे भी इतने लोग दुआ करते थे, इतने लोगों ने मस्जिदों में दुआ कराई, कहाँ मतलब। मुझे याद पड़ता है कि जो सऊदी अरब जाता था मामा कहती थी प्लीज़ दुआ करना बस ये कि आगे ना जाइए, निकल जाए, क्योंकि हमारे से पहले ये केस हो चुका है हामिद वाला, उसको ब्लड कैंसर था। यू गाइस माइट नो कि ही पास्ड अवे बैक इन 2018।
तो उसके बाद खैर हम बैक टू द टॉपिक तुम्हारे वाले भी आते हैं। फिर हमने सेकंड सर्जरी का प्लान किया, जो डॉक्टर्स ने हमें कहा कि सेकंड सर्जरी करवा ली जाए, क्योंकि अगर ये यहीं पे ही है ना और पूरी बॉडी में नहीं गया हुआ तो आप इसी जगह से ही निकलवा लें। सेकंड सर्जरी अहमद की बहुत ही मेजर ऑपरेशन था। पहली सर्जरी में तो 9 स्टिचेस मुझे लगे थे और वो ख़त्म हो गया था। दूसरी सर्जरी में मुझे 122 स्टिचेस लगे थे। ये मेरे इस साइड पे भी लगे थे, इस साइड पे भी लगे थे और मेरी थाई से उन्होंने स्किन ली थी, यहाँ पे भी लगे थे। तो बेसिकली उन्होंने, आप लोग ये मैं थोड़ा आगे होकर दिखाता हूँ, ये देखें, ये जगह जितनी ये थोड़ी सी स्वेल हुई हुई है, ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। पहले बहुत ज़्यादा थी स्वेलिंग, पहले बहुत ज़्यादा थी। तो ये सारी जगह उन्होंने हड्डी तक शेव ऑफ कर दी थी, हड्डी तक पूरा गोश्त निकाल दिया था इन्होंने। और मैं तो देख ही नहीं सकती थी, मैं नहीं देखती थी। मैंने इंस्टा पे पिक्चर्स भी लगाई थी, शायद आप लोगों ने देखी हो। तो ये जगह सारी उन्होंने निकाल दी थी और यहाँ से, इस साइड से ये सब कुछ उठा के उन्होंने इधर लगाया था और थाई से स्किन लेके इधर लगाई थी। तो आप लोग ये जगह भी मेरी देख सकते हैं, अभी तक यहाँ पे स्कार्स हैं, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं 5-6 महीने लगेंगे और उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो सेकंड सर्जरी वो एक गिल्टी यहाँ पे थी मेरे, तो वो भी डॉक्टर सारे जितने भी इसके लम्स थे ना हमने सारे निकलवा दिए थे, जहाँ जहाँ पे लग रहे डॉक्टर को। तो वाइल ऑपरेटिंग इसके उसको भी निकाल, तो हमने वो भी निकलवा दिया। लेकिन जो बाकी सारी थी वो फैट वाली ही थी, नॉर्मल थी, उसके अंदर कोई मसला नहीं था, सिर्फ इसी के अंदर मसला था जो इस साइड पे थी। तो उसके बाद जब मेरा सेकंड ऑपरेशन हो गया, मेरे पूरे बाजू पे प्लास्टर लगा हुआ था और पट्टी हुई भी थी, और वो जो गले में डालते हैं उसका नाम तो खैर मुझे मेरे जहन में इस टाइम नहीं आ रहा। तो खैर वो गले में डाल के हर टाइम मुझे इस तरह रहना पड़ता था, हालांकि मैं सोता भी ऐसे था और सब कुछ। तो बहुत पेनफुल था। मामा तो इवन बेहोश हो जाती थी जब वो इसका चेंज कर रही थी ना, चेंज करती थी। 122 स्टिचेस कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिचेस थे और 2 दफ़ा बेहोश हुई है। हाँ, चेंज करते हुए और फिर उसके बाद हमने होपफुल थे इस वाले ऑपरेट के बाद, क्योंकि इतना मेजर ऑपरेट था कि इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती पीछे कुछ रहने की। तो ये बहुत मेजर ऑपरेशन था। हमें था कि यार अब ये नेगेटिव हो जाएगी रिपोर्ट और अब जो है इस रिपोर्ट में कुछ नहीं आने वाला इंशाल्लाह। तो हम बहुत ज़्यादा होपफुल थे, लेकिन ये रिपोर्ट आई आफ्टर 15 डेज़ और वो फिर पॉजिटिव, और उसके 2 सेंटीमीटर तक वो पॉजिटिव आ रहे थे। 1 सेंटीमीटर तक क्लियर होना चाहिए। 2 सेंटीमीटर ना ऐसे गुलाई में वो पॉजिटिव आ रहे थे कैंसर सेल्स दोबारा, जिसकी वजह से फिर हम डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गए। कुछ नाम तो मैं खैर नहीं लेना चाहूँगा, ना हॉस्पिटल का ना डॉक्टर्स का। तो हम डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गए। तो मुझे अपना एक्सपीरियंस याद है कि जब इसका आप नेगेटिव आ गया ना, तो एक बहुत फेमस डॉक्टर है लाहौर के, जैसे मैंने कहा कि हम नाम नहीं बताएंगे, तो हम नाम नहीं ले रहे, मैं उनके पास चली गई। नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आया था ना दोबारा, पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव आया। उसके बाद ना मैं एक डॉक्टर है, बहुत सीनियर डॉक्टर है लाहौर के और बहुत क्या कहते हैं माने जाने काबिल डॉक्टर है। तो हमें था कि यार इसके पास जाएंगे, इनसे बेहतर कोई हमें एडवाइस नहीं दे सकता। मुझे अभी तक याद है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग 9 और मेरा उस टाइम 4th मंथ का एंड चल रहा था और मेरे लिए एक वो सिचुएशन थी और कि मैं इतना स्ट्रेस ना लूँ सब। मैं जब उनके पास गई ना, उन्होंने मुझे साफ जवाब दे दिया। मुझे अभी तक याद है कि वो मेरे 1 हफ्ता जैसे गुजारा था ना, मैं मेरा अल्लाह मियाँ जानते हैं या मेरा शौहर जानता है, मैं इनको मिलने नहीं जाती थी वो पूरे हफ्ते में, कि मैं रो के मेरा बुरा हाल था। मैं उठ रही हूँ, रो रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं जाग रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, मेरे आंसू निकल रहे हैं और मैं मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने मुझे कहा था हम आपके भाई को बचाएंगे, इसको कुछ नहीं होगा, पर हमें जो है बहुत मेजर स्टेप लेना पड़ेगा कि हमें एम्पुटेशन की तरफ जाना पड़ेगा, और वो होता है कि पूरा बाजू काटना। और मैंने इनको घर आके नहीं बताया, याद है तुम लोग मेरे से पूछते थे। हाँ, डॉक्टर ने फिर बाद में, इसने हमें बाद में बताया था कि वो कह रहा था अपना बाजू यहाँ से आप कटवा दो, बाजू काटना पड़ेगा। ये चीज़ जो है ना अपनी, ये पूरी शोल्डर से लेके हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये अभी भी पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं है और आप अपने बंदे की जान बचाए, आपको क्या ज़रूरत है आप बाजू की टेंशन ले रहे हैं। तो मतलब मुझे क्या, बचपन से किसी ने एक चीज़ ना देखी ना, कोई अल्लाह माफ़ करे कोई माजूर होता है बचपन से, तो वो बचपन से ही इस चीज़ से आदी होता है। तो एक बंदा जीता जागता जिसके हाथ पाँव अल्लाह ने सलामत रखे हुए हैं, वो सलामत है, और उसका बाजू काट देना मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। इवन ये नहीं कि अहमद है, मैं किसी के बारे में भी नहीं सोच सकती। अब मुझे याद है मैं 1 हफ्ता नहीं सोच सकती थी, मैं सो रही थी, मैं रो रही थी। मुझे फारूक डांटता था कि अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, तुम टेंशन ना लो, दुआएं करो, सिर्फ दुआएं करो, दुआ से तो बड़ी बड़ी चीज़ें बदल जाती हैं। सो जब मतलब मैं बिल्कुल हो गई ना, डेड किस्म की मैं हो गई, मैंने कहा यार ये तो ये हो जाएगा, मैं इनको किस तरह बताऊँ। मैंने इनको नहीं बताया, मैंने तुम लोगों को तो बिल्कुल एंड तक नहीं बताया था। तब बताया था तुम लोग नेशनल हॉस्पिटल गए थे, तब जब उसने आप लोग कह दिया था कि ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद हम 1-2 और हॉस्पिटल्स हैं बड़े फेमस कैंसर के, हम वहाँ गए, मैं और मामा अहमद, हम पागलों की तरह घूमते रहे।
मैं जगह जगह गई, जहाँ जहाँ मेरे रेफरेंस मिल रहे थे, मुझे था कि ये एडवाइस अच्छी दे सकता है, मैं वहाँ जाती रही। खैर हम एक डॉक्टर के पास गए, पता नहीं किसने अच्छा मशवरा दिया था, अहमद की प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर ने दिया था ना, किसके पास जाओ? नहीं, वो तो बात की बात है। उससे पहले एक हम और डॉक्टर के पास गए थे, उसने कहा कि भाई आप ना मेरे हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ, अभी एडमिट हो जाओ और कीमोथेरेपी हम आपकी स्टार्ट करने लगे ना। कुछ उसने कोई और अलग कोई और बात ही नहीं की। वो कहता था कीमो भी करानी है तो मेरे हॉस्पिटल से करानी है, आप इधर ही एडमिट हो, अभी आप एडमिट हो, फीस भरो, जो भी है सब कुछ, और कीमोथेरेपी स्टार्ट करो। खैर लेकिन उसके बाद जो मेरी प्लास्टिक सर्जन थी जिसने ये सारी प्लास्टिक सर्जरी की, तो उसने एक डॉक्टर एडवाइस किया, वो नहीं बता सकते हैं ताकि लोग भी अगर जाना चाहें उस डॉक्टर के पास जाएं। हाँ, वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। हाँ। अमेरिका से वो पढ़े हुए हैं, हसन परवेज़ उनका नाम है, नेशनल हॉस्पिटल में बैठते हैं वो। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा मशवरा दिया कि आप इसकी रीसर्जरी कराओ और कोई ज़रूरत नहीं है कुछ कराने की, ना कीमो की, ना बाजू कटवाने की, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। आप इसको बस आराम से अपना दोबारा रीसर्जरी इसकी स्केड्यूल करो और कराओ, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनको बताया, मैं बड़ा रोने लग गई ना उनके सामने बैठ के। मैंने उनको बताया कि मुझे डॉक्टर ने ये कहा है कि अब बहुत सीनियर डॉक्टर है, खैर वो भी उनको जानते थे। मैंने कहा, उन्होंने कहा एम्पुटेट करा दो, उसके अलावा कोई हल नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बड़े तहम्मुल से, प्यार से डॉक्टर हसन परवेज़ ने डील किया। उन्होंने मुझे कहा कि बेटे अगर इसकी यहाँ पे ये चीज़ है, एम्पुटेट कराओगे, इसलिए यहाँ आ जाती है, इसकी टांग कटवा दोगे, दूसरी टांग में जाता है, आप टांग कटवाओगे। हर चीज़ का हल ये नहीं कि आप उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी को कट करते जाओ, जहाँ जहाँ आएगा आप उसके हाथ पाँव काट दोगे, ये पॉसिबल नहीं है और ना ही इसका हल है। आप लोग इसको रीसर्जरी की तरफ जाओ और इसको एग्जामिन करो कि किस जगह पे है, क्योंकि इसका 1 सेंटीमीटर नेगेटिव आ रहा है। 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव, नेगेटिव क्या होता है? सॉरी मुझे भूल जाता है। अच्छा 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव आ रहा था तभी, और 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया था, 2 तक क्लियर होना चाहिए, 2 तक क्लियर होना चाहिए था। हाँ। और 1 सेंटीमीटर कुछ ऐसे पॉजिटिव आ रहा था। जिसके बाद फिर मैंने एक तीसरी सर्जरी स्केड्यूल हुई मेरी, और फिर तीसरी सर्जरी हुई और 15 मार्च को। तो उसके अंदर मुझे 56 स्टिचेस लगे थे, दोबारा लगे 56 स्टिचेस। मतलब पहली में 9 स्टिचेस, दूसरी में 122, तीसरी में 56। तो मुझे तो लगता था ये ख़त्म ही नहीं होंगे, ऑपरेशन पे ऑपरेशन हुई जा रहे हैं। तो खैर तब भी हम होपफुल नहीं थे, क्योंकि हम सेकंड टाइम में जो है हम बहुत होपफुल थे कि अब निकल जाएगा। फिर हम तीसरी में अपने आप को इतनी उम्मीद नहीं दी थी कि हमें लग रहा था कि अब दोबारा अल्लाह ना करे पॉजिटिव आ गए तो हम क्या करेंगे। तो जब मेरी तीसरी सर्जरी हो गई तो उसके बाद फिर हमने दोबारा बायोप्सी के लिए ये साइट्स दोबारा भेजी कि चेक करें अब क्या सूरत हाल है। इतनी देर में जो पहली वाली थी, मुझे एक डॉक्टर ने ये भी कहा था कि आप जो इसकी स्लाइड्स हैं ना, स्लाइड्स बनी हुई थी बायोप्सी की, तो वो आप अमेरिका या फिर यूके कहीं पे भेजो, तो वहाँ से वो ऐसी टारगेटेड मेडिसिन होती हैं जो सिर्फ कैंसर सेल्स को मारती हैं, तो वो बनाकर एरिया पे वो आपको टारगेट करती हैं, तो वो बनाकर भेजेंगे। तो खैर उसके लिए अप्लाई कर रहे थे। इतनी देर में कुछ दिनों बाद तीसरी सर्जरी की रिपोर्ट आ गई। तो जब तीसरी सर्जरी की रिपोर्ट आई तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये मौजज़ा इस तरह का हो गया जो कि हम बता नहीं सकते, यकीन नहीं हो रहा था हमें कि वो कैंसर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, नेगेटिव हो गया, कोई एक सेल जो होता है वो भी नहीं बचा पीछे। और वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये अहमद की रिपोर्ट है, नॉट इवन हिज डॉक्टर्स की ये अहमद की रिपोर्ट है, नॉट इवन अस। हमें तो खैर घर वाले यकीन आ ही गया था, लेकिन जो भी डॉक्टर प्रोफेशनल इस फील्ड में हैं, हम जब उनको बताते थे ना तो वो कहते थे ये पॉसिबल ही नहीं है कि हाफ सेल ऑफ कैंसर भी जो है अहमद की बॉडी में नहीं था। तो खैर रिपोर्ट्स मेरी नेगेटिव हो गई, बहुत ही खुशी का आलम था मेरे घर में, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन हमने डिस्क्लोज नहीं किया था। हाँ, वो डिस्क्लोज हमने नहीं किया था, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स वगैरह को ही पता था, जो लोग परेशान थे, जैसे मेरे चाचू वगैरह हो गए, करीबी रिश्तेदार जो हमारी अपनी फैमिली को हमने सिर्फ उन्हीं को बताया था। और फिर उसके बाद मुझे किसी ने मशवरा दिया कि अमेरिकन हॉस्पिटल है दुबई में, आप वहाँ पे जाके अपना फॉलोअप वगैरह चेकअप्स वगैरह कराओ, क्योंकि अभी तक कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, अभी आगे सफ़र जारी रहना था। वो ये था कि इसकी रेडियोथेरेपी होनी थी, जो कि अभी भी होनी है, मैंने अभी करवाई नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं वो भी करवाऊँगा। तो मैं फॉलोअप्स के लिए दुबई चला गया। तो मैं 3 महीने तकरीबन 3 महीने 3 महीने दुबई रहा। वहाँ पे एक अमेरिकन हॉस्पिटल है बहुत अच्छा, तो वहाँ पे मुझे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे मिल गए जिन्होंने मुझे गाइड किया, मशवरा दिया, काउंसलिंग की, सब कुछ किया। और रेडियोथेरेपी अभी इसकी होनी है, तो इंशाल्लाह वो करवाएंगे। हमें जब आप एमएन ने फॉलोअप के लिए कर लिया था ना, कि एमएन ने मार्च में ही अप्लाई कर दिए थे वीज़ास वगैरह, क्योंकि हम तभी होपफुल नहीं थे कि ये नेगेटिव हो सकती है रिपोर्ट। तो आप लोगों ने कहा, आप लोगों ने तो 15 मार्च के जैसे ही एमएन ने ऑपरेट करवाया, साथ ही उन्होंने वीज़ास अप्लाई कर दिए थे अपने।
कि हम बाहर चले जाएंगे, हम इसके बाद जो है रिपोर्ट से जो भी चीज़ आती है तो हम वो बाहर से ही करेंगे। तो हमने काफ़ी पता किया, हमें सबने कहा कि दुबई में जो अमेरिकन हॉस्पिटल है बहुत बेस्ट है, उधर ही जाए और वहाँ से ही करवाए। तो वीज़ा सप्लाई हुए हुए थे, जैसे रिपोर्ट आई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुक्र के नफल पड़े और साथ ही मैंने टिकट पकड़ी और निकल गया, दुबई चला गया। फिर वहाँ से मुझे लोगों ने बहुत बताया कि कराची में बहुत अच्छी रेडियोथेरेपी होती है। अभी प्लान हमारा जिन्ना कराची, हॉस्पिटल आई थिंक है ना, हाँ जिन्ना हॉस्पिटल कराची से ही मेरा प्लान है आगे रेडियोथेरेपी कराने या का। आगा खान। हाँ कराची से ही इंशाल्लाह करवाएंगे। तो जो रेडियोथेरेपी का असल में सीन ये होता है, वो इसलिए करवानी चाहिए कि अगर कैंसर बॉडी में था वो निकल भी गया है तो वो इसलिए होती है ताकि आपका कैंसर आगे रीग्रो ना करे दोबारा कभी इन फ्यूचर वो कभी दोबारा वापस नहीं आ सके कम्प्लीटली, मतलब फ्यूचर सिक्योर हो जाए आपका। तो इंशाल्लाह मैं कराची से अपनी रेडियोथेरेपी करवाऊँगा और हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे जिसमें मामा को उठाएंगे और हम मामा की सारी फीलिंग्स पूछेंगे कि मामा ने क्या फील किया। बिकॉज जैसे कि आई टोल्ड यू गाइस ऑलरेडी कि वी हैव लॉस्ट वन ब्रदर हामिद, बहुत सारे लोगों को पता होगा, उसको ब्लड कैंसर था 2018 में। तो उसके बाद हम डरे जो असल में अहमद के केस में थे कि वो हामिद की सारी सिचुएशन हमने देखी हुई थी और हमारे लिए बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी कि 2018 के बाद हमने मामा को कैसे, मतलब मैंने और अहमद ने मिलकर हमने मामा को कैसे स्टेबल किया वो हम जानते हैं। हामिद का भी थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देते हैं कि वो 15 साल का था और उसको ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था, ब्लड ल्यूकीमिया उसको कहते हैं। तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल से उसका इलाज हो रहा था। 5th कीमो उसको लगनी थी, लेकिन 5th कीमो से पहले ही वो ICU में शिफ्ट हो गया था, वेंटिलेटर पे चला गया था। और बस अल्लाह की मर्ज़ी, अब क्या कर सकते हैं। हम 3 ही बहन भाई थे, एक छोटा था मेरे से हामिद, फिर मैं था और सबसे बड़ी हफ्सा है। तो उसके बाद हमें बहुत था, फिर मामा को संभालना बहुत मुश्किल था। मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी, जब मुझे मामा को पता चला तो क्या हुआ, क्योंकि इसकी रिपोर्ट्स पढ़ी ही मैंने थी। मेरा मामा घर पे थे, मैंने इसकी रिपोर्ट्स देखी तो मुझे जब मैंने ट्यूमर का वर्ड पढ़ा ना, मतलब आई वॉज शॉक्ड और मेरी ज़मीन निकल गई थी। मैंने किसी को भी नहीं बताया, कि इसमें ये ट्यूमर आया है या क्या चेक करे ना। मैंने बस चुप करके जो है ना, आई थिंक फारूक को मैसेज किया, मैंने उसको कहा कि ये आ गया इसमें, तो क्या करे। उसने मुझे खैर हौसला उसने भी बहुत दिया, उसने कहा तुम कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा, दुआ करो, ये करो। तो जिस तरह हम हौसला देते हैं, मेरी एक डॉक्टर है खानपुर मीना, तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने उनको बताया नहीं कि मेरे घर की किसी बंदे की रिपोर्ट है ना। मैंने जैसे ही उसको रिपोर्ट दिखाई ना, उसने मुझे, क्योंकि हम सारकोमा जो वर्ड है ना उसके बाद हर बंदे की ज़मीन निकल जाती है पढ़ के। मैंने जब उसको दिखाया, उसने मुझे कहा कि किसकी रिपोर्ट है। अब ना मुझे वहाँ से थोड़ा सा शक हो गया कि किसकी रिपोर्ट है, मतलब कि ये मुझे नहीं बताएगी। मैंने उसको कहा मेरे घर में किसी बंदे की नहीं है, मेरी दोस्त की किसी भाई की है। उसने मुझे कहा फ़ौरन एडमिट हो गया। मैंने कहा क्या मतलब। कहती अफजा ये बहुत रेयर है और ये जिसकी भी रिपोर्ट है ना ये बिल्कुल ठीक नहीं है और उस बंदे से कहो कि एडमिट हो जाए। मुझे अब समझ आ गई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैंने ये चीज़ मामा के सामने डिस्क्लोज़ कैसे करनी है और मैंने उनको कैसे बताना है, या मैंने बाबा को या मैंने चाचू आशिक भाई वगैरह को मैंने चीज़ किस तरह बतानी है। और बतानी भी बहुत ज़रूरी थी। और जिसको मैं बताऊँगी कि NGO है, NGO बताओ कि NGO वर्ड क्या है। बेसिकली एंजियोसार्कोमा किस चीज़ का कैंसर है, ब्लड वेसल्स का होता है। बेसिकली जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर आपके कैंसर सेल्स हो जाते हैं। हाँ, अब देखो एक जगह पे अगर आपको कैंसर है, फॉर एग्जांपल इस जगह पे है, आपको बॉडी में कहीं पे है तो आप निकाल दोगे। लेकिन ब्लड वेसल्स या ब्लड कैंसर है तो आप किस तरह बॉडी से निकालोगे, हमें ये मेन परेशानी थी। वो मेरी ऑनलाइन फैमिली असल में ये थी मेरी सारी कैंसर जर्नी। हमने बड़े शॉर्ट आपको करके बताइए, हमें तो इससे निकलते निकलते बड़ा टाइम लगा। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, मामा बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, अहमद खुद बहुत डिप्रेशन में था। 3-4 दिन मैं सो ही नहीं पाया था। और ऑब्वियसली बात है कि जब हम नमल नायान को देखते थे ना, असल डिप्रेशन मेरे लिए वो था कि अल्लाह मियां के बाप को सलामत रखे। ज़ाहिर बाप है, बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता। मैं जब उनको देखती थी ना तो मेरे आंसू नहीं रुकते थे, मेरा रोना नहीं रुकता था। मैं भी उन्हीं की वजह से ज़्यादा परेशान, और मामा भी उनकी वजह से बहुत परेशान थी। ज़ाहिर हमको जब हम देखते थे कि यार ये बच्चे छोटे छोटे, मतलब इतनी बड़ी परेशानी आ पड़ी, उनको तो नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन नमल बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, नहीं नमल बहुत बड़ी एक्ट करी थी ना उस टाइम में, क्या चेक करती थी कि आप ठीक है, आपने दवाई नमल मेरी पट्टी भी नमल चेंज करती थी, पायोडीन भी वही लगाती थी। तो हालांकि मेरे में इतना हौसला दुआएं भी करती थी कि या अल्लाह मियां मेरे बाबा को जल्दी से ठीक कर दें। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अपने बच्चों की दुआएं इसको लगी, हम सबकी तो लगी। ऑब्वियसली बात है कि बच्चों की, मेरी ऑनलाइन फैमिली की, मेरे इस फैमिली की, सबकी दुआएं थी मेरे साथ। तो बस अल्लाह ने मौजज़ा किया। तो ये सारा सीन था। असल में मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये इतना बड़ा स्कार है अभी भी इस साइड पे और इस साइड पे भी। तो इंशाल्लाह डॉक्टर्स ने तो यही कहा है कि कुछ टाइम में ये ठीक हो जाएगा।
तो फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड करूँगा। पार्ट 2 हम इसका लाजमी बनाएंगे अपनी मामा के साथ, माँ जी के साथ। वो जैसे ही आएंगी, अभी तो घर पे नहीं है, अगर होती तो इसी पार्ट के अंदर कवर हो जाता, लेकिन जब वो आएंगी तो फिर इंशाल्लाह हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। उन्होंने कैसे फेस किया सारी चीज़ को और उनके अंदर क्या चीज़, क्योंकि हमारे सामने वो नहीं रोती थी, है ना, हमारे सामने तो बहुत कम रोई है। हाँ, मेरे सामने बिल्कुल ऐसे है। कि मेरी कंडीशन ऐसी थी तो वो नहीं रोती थी, मुझे पता होता था। बल्कि उल्टा वो मुझे हिम्मत दे रही होती थी हाँ। कि अहमद कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, तो सब कुछ हो जाएगा। ओनली वन जो हमारा सपोर्ट सिस्टम था मेरे, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी, और अहमद की भी उन्होंने बहुत कंट्रोल किया कि हमारे सामने बिल्कुल नहीं रोती थी कि इन बच्चों को फील ना हो, मैं ऐसी कंडीशन में हूँ कि इसको फील ना हो, ज़्यादा स्ट्रेस ना ले ले, इसको कहती थी। और नमल नयान के साथ खेलती रहती थी, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। तो ये सारा मामा का था। तो यहाँ पे दें अपने अहमद सरदार को इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मेरी ऑनलाइन फैमिली। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।